Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. है दिलजीत दोसांझ के इंडिया टूर को ह्यूज रिस्पांस देखने को मिला है एंड ऑफ कोर्स इसी दौरान कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन कई सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इंडिया में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं क्योंकि सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो इन कॉन्सर्ट्स में जो नाम है वो है ग्रीन डे, मैरून 5, शॉन मेंडिस, लुइस टॉमलिंसन, कोल्ड प्ले, दुआ लिपा का ऑफ कोर्स हो चुका है एंड एड शेरिन। तो आखिरकार क्या कारण है कि इतने सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया पर फोकस कर रहे हैं? इस ट्रेंड के साथ रिलेट करने वाली और कौन सी थीम्स हैं एंड इस ट्रेंड का बेनिफिट लेने के लिए हमें कहां पर फोकस करना है, तो जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को एप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो यूट्यूब के अलावा हमारा अल्टरनेट प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले इस थीम को हमें एक नाम देना होगा। कुछ एनालिस्ट इसे कॉन्सर्ट इकोनॉमी का नाम दे रहे हैं, कुछ इसे माइस थीम का नाम दे रहे हैं। जिन्हें नहीं पता माइस क्या होता है, तो माइस एक बिजनेस ट्रैवल टाइप है जिसका फुल फॉर्म है मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस एंड इंसेंटिव्स। एंड कुछ एनालिस्ट इसे एक्सपीरियंस इकोनॉमी का नाम दे रहे हैं। तो इन माय ओपिनियन इसे एक्सपीरियंस इकोनॉमी का नाम देना सही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जो फैक्टर्स हमारी कॉन्सर्ट इकोनॉमी थीम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेम रीजन से रिस्पॉन्सिबल है कुछ और थीम्स की ग्रोथ के पीछे, एंड ये सारे थीम्स एक्सपीरियंस इकोनॉमी से लिंक्ड हैं। तो एक्सपीरियंस इकोनॉमी की बात करें तो इसकी जनरली 4 टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट जिस पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है वो है एंटरटेनमेंट, जिसमें लाइव शोज, अम्यूजमेंट पार्क्स, थीम पार्क्स, सिनेमा, इवेंट मैनेजमेंट ये सब आते हैं। सेकंड टाइप में एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो भी प्लेयर्स इन प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं उनका ज्यादा फोकस कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस देना होता है, जैसे कि कैफेज एंड ऐसी बार्स, यहाँ पर काफी क्रिएटिव कॉकटेल्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये टाइप कहलाता है एस्थेटिक। तो थर्ड सेगमेंट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो हमारे अनप्लीजेंट मेंटल स्टेट को प्लीजेंट मेंटल स्टेट में ले जाने में हेल्प करती हैं, एंड उस सेगमेंट को कहते हैं एस्केपिस्ट। लास्ट होता है एजुकेशनल, बट इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक रिलेटेड। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे वाइन टेस्टिंग, कुकिंग क्लासेस एटसेट्रा। तो शुरुआत करते हैं कॉन्सर्ट एंड लाइव शो थीम से, जो कि ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा है। तो कॉन्सर्ट एंड लाइव शोज में इंडिया में रिसेंटली 9.5 टाइम्स की ग्रोथ देखी गई है, जो कि एक ट्रेमेंडस ग्रोथ है एंड सबसे बड़ा ट्रिगर पोस्ट कोविड देखने को मिला है। तो कॉन्सर्ट्स एंड लाइव शोज के मामले में ग्लोबली हम 7th पोजीशन होल्ड करते हैं एंड ऑलरेडी हम साउथ कोरिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया से आगे हैं। लेकिन एक्चुअल में कॉन्सर्ट्स एंड लाइव इवेंट्स इकोनॉमी में हमारी कंट्री नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करती है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है एंड यंग पॉपुलेशन पर्टिकुलरली इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंज्यूमर है। सिर्फ यंग पॉपुलेशन के मामले में ही हम नंबर 1 नहीं है, इवन की यूएन का भी कहना है कि इंडिया ने पॉपुलेशन के मामले में ऑलरेडी चाइना को सरपास कर दिया है। तो कॉन्सर्ट इकोनॉमी की मार्केट साइज की बात करें तो आज इसमें सालाना 6000 से 8000 करोड़ की स्पेंडिंग का पोटेंशियल है। तो जिस तरह से ग्लोबल डायनेमिक्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो इंडिया को इस ब्लॉक का एक नया किड माना जा रहा है जो एक्सपीरियंस इकोनॉमी के नए डोर्स ओपन कर रहा है। तो इंडिया में कॉन्सर्ट्स एंड लाइव इवेंट्स तो ऑफ कोर्स बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन कॉन्सर्ट्स एंड लाइव इवेंट्स में अटेंडेंस भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा जो कॉन्सर्ट था, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोगों की अटेंडेंस रही थी। लेकिन कोल्ड प्ले का जो कॉन्सर्ट अहमदाबाद में प्लान है, इसमें कैपेसिटी रहने वाली है 1,32,000 की। तो इंडिया में जो भी बड़े कॉन्सर्ट्स या लाइव इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें कौन से सेगमेंट में कितना एक्सपेंडिचर जा रहा है वो आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है टिकट्स पर, फॉलोड बाय स्पॉन्सरशिप्स, ट्रांसपोर्ट, होटल, फूड एंड बेवरेजेस एंड कुछ और एक्सपेंडिचर्स। तो एक बड़े लाइव इवेंट या कॉन्सर्ट पर अप्रोक्सीमेटली 1600 से 2000 करोड़ का एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इन तरह के इवेंट्स एक पर्टिकुलर रीजन का टूरिज्म बढ़ता है एंड इसके साथ होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिलती है, जिससे उस पर्टिकुलर रीजन की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। इसी सेगमेंट से मिलता जुलता थीम है एंटरटेनमेंट पार्क इंडस्ट्री, जिसमें अम्यूजमेंट पार्क्स एंड थीम पार्क्स आते हैं। तो यहाँ पर और भी कई तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि हैलोवीन नाइट्स, स्मॉल टू मिड साइज कॉन्सर्ट्स एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा था कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 8% के CAGR से, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 30 के बीच में ये ग्रोथ 9 to 11% के CAGR से हो सकती है, एंड उसके बाद भी ग्रोथ की पेस और बढ़ सकती है। देन माइस टूरिज्म भी एक ऐसा सेगमेंट है जो इंडिया में काफी ट्रैक्शन में है। तो ये सेगमेंट भी इंडिया में 14 to 15% के CAGR से ग्रो कर रहा है। तो इंडियन होटल स्पेस में कुछ
ऐसी कंपनीज हैं जो माई सेगमेंट पर काफी फोकस कर रही हैं। वैसे तो एक्सपीरियंस इकोनॉमी काफी ब्रॉड है, लेकिन हमने उन सेगमेंट्स पर फोकस किया है जो इंडिया में काफी ट्रैक्शन पकड़ रहे हैं। तो आखिरकार कौन से रीजंस हैं जो एक्सपीरियंस इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो फर्स्ट को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, एंड वो है इंडिया के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन का होना। सेकंड है इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। देन है इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रीमियमाइजेशन, या आप ये भी बोल सकते हैं राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडियंस। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जिसकी हेल्प से और भी इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बात कर लेते हैं जो हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी में काफी हेल्पफुल हो सकता है, एंड प्रेजेंटली सारे एनुअल प्लान्स पर 50% तक का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो प्लेटफॉर्म का नाम है स्टॉकेज। तो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? तो सबसे पहले अगर हम एनालिटिक्स में जाएं तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिल जाएंगे, यहाँ पर किस लेवल पर के स्टॉक को बाय किया जा सकता है, एंड उसकी कंप्लीट केस स्टडी भी हमें यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद सेक्टर रोटेशन भी मुझे काफी हेल्पफुल लगता है कि अब कौन सा सेक्टर तेजी में आ सकता है या कौन सा सेक्टर वीक परफॉर्म कर सकता है। यहीं पर हमें बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो भी मिल जाते हैं कि वो कब कौन से स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं या कब कौन से स्टॉक से एग्जिट ले रहे हैं। उसके बाद ट्रेडर्स के लिए अलग अलग चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पर सिलेक्ट किए हुए स्टॉक्स मिल जाते हैं, एंड अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू शॉर्टलिस्ट किए हुए स्टॉक्स भी हमें मिल जाते हैं। एनालिटिक्स में बाकी फीचर्स भी काफी हेल्पफुल हैं, जैसे कि एज इनसाइट्स हो गया, एज रिपोर्ट्स हो गई, एंड मार्केट ब्रेथ हो गया। एनालिटिक्स के बाद अगर हम मार्केट वाली बास्केट में जाएं तो यहाँ पर हमें एफआईएस एंड डीआईएस का एक्टिविटी डाटा मिल जाता है। सेक्टर वाइज स्टॉक्स की लिस्ट भी हमें यहीं पर मिल जाती है। उसके बाद एसएमई जोन में हमें एसएमई स्टॉक्स के बारे में भी काफी कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो आईपीओ सेक्शन भी आईपीओज में डिसीजन मेकिंग में लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद माई स्टॉक के सेक्शन में जाकर आप अपने पोर्टफोलियो, वॉच लिस्ट एंड कई सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग क्यूरेट कर सकते हैं। तो क्रिसमस के मौके पर जो एनुअल प्लान्स पर 50% डिस्काउंट हमें मिल रहा है उसे हमें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी लिमिटेड पीरियड के लिए है। एंड अगर हम मंथली ब्रेकडाउन करें तो ये 130 रुपीज से स्टार्ट होने वाला है। तो क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज कूपन कोड हॉलीडे। तो अब हम कुछ ऐसे प्लेयर्स पर बात कर लेते हैं जो एक्सपीरियंस इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ एसएमई ग्रेड की कंपनीज को भी कवर करेंगे। तो एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो एसएमई ग्रेड की कंपनीज होती हैं उनमें हमें अपने पोर्टफोलियो का 1.5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जिनका पोर्टफोलियो साइज छोटा रहता है वो ऐसी कंपनीज को अपनी वॉच पर रख सकते हैं, सो दैट जब वो एसएमई ग्रेड से बाहर आए तब वो उन्हें कंसीडर कर भी सकते हैं। तो फर्स्ट कंपनी है एक्जिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि इंडिया की फर्स्ट ऐसी लिस्टेड कंपनी है जो एग्जीबिशन की कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर ये अपनी रेवेन्यू का 55% इवेंट इंफ्रा एंड ग्राउंड एग्जीक्यूशन सर्विसेज से बनाते हैं, एंड 30% ऑफ रेवेन्यू एंड टू एंड इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज से बनाते हैं। कई सारे ये मेगा लेवल के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। यहाँ पर विजिटर्स के नंबर कहीं पर 35,000 रहे हैं, एंड कहीं पर विजिटर्स के नंबर 1 लाख से भी ज्यादा रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है कि इस कंपनी के केस में नेक्स्ट ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या रह सकते हैं। उसमें फर्स्ट यह है कि पुणे में ये एक कन्वेंशन सेंटर डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है मैसे ग्लोबल। इसमें एक प्लग एंड प्ले अरेना होगा जो कि पुणे का फर्स्ट प्लग एंड प्ले अरेना होगा, एंड इसकी कैपेसिटी होगी 35,000 गेस्ट की। तो फुल वेन्यू मार्च 25 तक रेडी हो जाएगा। तो ये कंपनी की एनुअल रेवेन्यू में 40 to 50 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ये एग्जिस्टिंग रेवेन्यू के कंपेरिजन में कितना है? तो ये फाइनेंशियल 24 की रेवेन्यू के कंपेरिजन में 50% से भी ज्यादा है। तो नेक्स्ट 2 इयर्स में इस तरह के 3 वेन्यू डेवलप करने पर वो टारगेट कर रहे हैं, जिसमें पुणे में तो ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस है, उसके बाद मुंबई में होगा, एंड नेक्स्ट होगा अयोध्या में। एंड इनके डेवलपमेंट में सैटेलाइट अप्रोच फॉलो की जाएगी। इन्होंने कुछ रेवेन्यू की प्रोजेक्शंस भी दी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट तो ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फर्दर इनका कहना है कि फाइनेंशियली 27 ऑनवर्ड्स ये 40 to 60% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर्स हमें इनके एग्जीक्यूशन को भी ट्रैक करना होगा कि मैनेजमेंट जो कह रही है वो कर भी पा रही है कि नहीं। उसके बाद कंपनी के सारे फाइनेंशियल ठीक ठाक से दिख रहे हैं। लेट इट बी ROCE, ROE, कंपनी इज डेट फ्री, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी एक्सीलेंट हैं। उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी हेल्दी दिख रही है, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई डेट ही नहीं है, एंड रिजर्व्स है 79 करोड़ के। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो ऑपरेशन से अभी कैश जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसे भी हमें ट्रैक करते रहना होगा। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी विच वी कैन कीप ऑन वॉच। नेक्स्ट कंपनी अगेन एक नैनो कैप है एंड एसएमई ग्रेड की कंपनी है। तो कंपनी का नाम है पार्टी क्रूजर्स लिमिटेड, जिनकी मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू वेडिंग सेगमेंट से आती है, एंड इनके आप ब्रांड्स भी देख सकते हैं, हाउस ऑफ विवाह, बॉस बचन, एंड बाकी इवेंट्स के लिए इनके जो ब्रांड्स हैं उसमें है इवेंट फैक्ट्री, पार्टी हाउस, लाइव स्पेस एंड वेन्यू अफेयर्स। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखें तो प्रेजेंट स्टेज पर फाइनेंशियल पैरामीटर्स ठीक ठाक से ही हैं। बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है क्योंकि रिजर्व्स अच्छे हैं, बोरिंग कम है, बट कैश इक्विवेलेंट्स में सिर्फ 48 लाख ही हैं। उसके बाद कैश फ्लोस में देखें तो इन्होंने ऑपरेशन से कैश जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है।
तो इसे भी फॉलोअप के लिए हम अपनी वॉच पर रख सकते हैं। अब हम एंटरटेनमेंट पार्क इंडस्ट्री के कुछ बिजनेसेस पर बात कर लेते हैं, जिसमें अम्यूजमेंट पार्क्स एंड थीम पार्क्स आते हैं। यहाँ जो फर्स्ट कंपनी है इसे हम 2 से 3 बार कवर कर भी चुके हैं, क्योंकि बिजनेस में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है एंड काफी सारी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। लेकिन उनसे पहले बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड है। ये मलपानी ग्रुप की कंपनी है, जिसके पास 3 वाटर पार्क्स हुआ करते थे एंड एक 5 स्टार कैटेगरी का होटल है। तो मलपानी ग्रुप की कुछ और भी ऐसी एंटिटीज हैं जो सिमिलर बिजनेस में ऑपरेट करती थी। उनके पास जो वाटर पार्क एंड थीम पार्क्स के बिजनेस हैं, इसे इमेजिका ने एक्वायर कर लिया है एट अ कॉस्ट ऑफ 630 करोड़। एंड उसके बाद इंदौर में जो एक पार्क अंडर डेवलपमेंट है, उसे भी एक्वायर कर लिया गया है। तो यह है पेमेंट का स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल कि कंपनी को पेमेंट कैसे करनी है। तो टोटल 7 ट्रांचेस में पेमेंट करनी है एंड सितंबर 26 तक ये सारी पेमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ऑलरेडी 2 पेमेंट्स कर भी दी गई हैं। तो ये पेमेंट्स कंपनी के लिए बहुत बड़ा बर्डन इसलिए नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी से एसेट एक्वायर किए जा रहे हैं एंड जो कंपनी एसेट एक्वायर कर रही है, ये दोनों ही एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं। एंड इसी के साथ ये इंडिया के लार्जेस्ट आउटडोर पार्क प्लेयर्स बन चुके हैं। तो ये जो स्काई ब्लू कलर में रीजन्स हैं, यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट करती है। एंड जिन नई ज्योग्राफीज में ये एंटर करने के लिए टारगेट कर रहे हैं, उसमें चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, गोवा, बेंगलुरु एंड कोयम्बटूर आता है। इंदौर में जो पार्क डेवलप किया जा रहा है, उसमें ऑपरेशंस जो स्टार्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं Q4 फाइनेंशियल 25 से, यानी कि जनवरी 25 से। उसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर एक लैंडमार्क एंटरटेनमेंट हब डेवलप करने के लिए इन्होंने बिड भी जीती है, जिसमें मल्टीपल इंडोर एंड आउटडोर अट्रैक्शंस होगी, जैसे कि फेरिस व्हील्स, रेसिंग ट्रैक, फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स। तो वाटर पार्क्स का बिजनेस थोड़ा सिक्लिकल रहता है, तो सिक्लिकलिटी को कम करने के लिए ये इन हाउस फूड एंड बेवरेज सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं। एंड इसके साथ और भी कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, जैसे कि द ग्रैंड इमेजिका परेड, एरे ऑफ इवेंट्स लाइक न्यू ईयर बैश, होली बैश एटसेट्रा। अगेन गुड फाइनेंशियल मैट्रिक्स। तो बैलेंस शीट को भी देखें तो बैलेंस शीट काफी हेल्दी हो चुकी है। पहले कोई टाइम था जब रिजर्व्स कम हुआ करते थे एंड बोरिंग्स ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज सिनेरियो ये है कि रिजर्व्स हैं 534 करोड़ के एंड बोरिंग है कंपनी के ऊपर 96 करोड़ की। एंड इसके साथ कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट्स है 33 करोड़ के। तो इस बिजनेस को भी आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस इज द वंडरला, जिसे हम प्रीवियसली कई बार कवर कर चुके हैं। इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई है, उसमें फर्स्ट ये है कि भुवनेश्वर में जो रिसेंटली डेवलप्ड पार्क है, उसमें ऑपरेशन कमेंस हो चुके हैं एंड चेन्नई में एक और पार्क कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस है। लेकिन सिक्लिकलिटी को कम करने के लिए ये माई सेगमेंट पर भी काफी फोकस कर रहे हैं। उसके बाद इनके पास इन हाउस डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी हैं। फूड एंड बेवरेज वाले सेगमेंट में भी काफी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इससे सिक्लिकलिटी कम होती है। उसके बाद इस कंपनी के भी सारे फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रिजर्व्स है कंपनी के पास 1106 करोड़ के एंड इसके सामने बोरोइंग्स ना के बराबर है एंड 69 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स भी हैं। कैश फ्लोज में ऑपरेशन से लगातार हेल्दी कैश भी जनरेट कर रहे हैं। तो इस बिजनेस को भी स्टडी किया जा सकता है। उसका होटल स्पेस में भी कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो माई सेगमेंट में काफी फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा एक बिजनेस है सैमी होटल्स, जिसके टर्न अराउंड को हम एडवांस में प्रिडिक्ट कर पाए थे। एंड इनकी एक्सपर्टाइज ये है कि ये स्ट्रेस्ड एसेट्स को बाय करते हैं एंड देन उसे टर्न अराउंड करते हैं। इसी फाइनेंशियल ईयर में ACIC के 6 होटल्स को इन्होंने एक्वायर किया था। उसके बाद हैदराबाद में हाल ही में इन्होंने एक प्रॉपर्टी को लीज पर लिया है। बेंगलोर में भी बाइटफील्ड नाम के एक होटल को इन्होंने एक्वायर किया था। तो बेंगलोर एंड हैदराबाद की मार्केट में रिसेंटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से इनके पास 525 रूम्स ऐड हुए हैं। उसका फाइनेंशियल ईयर 29 तक इनका जो ग्रोथ का प्लान है वो आपके सामने है कि किस फाइनेंशियल ईयर में ये कितने रूम्स ऐड करने वाले हैं। तो टोटल 700 रूम्स ऐड हो सकते हैं अगले 4 सालों में। कंपनी काफी डेप्रिसिएशन दिखा रही है, क्योंकि एक्सपेंशन का काम काफी तेजी से चल रहा है। बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी के ऊपर बोरिंग थोड़ा हायर साइड पर देखने को मिलेगी। रीजन है एक्सपेंशन। बट अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो ऑपरेशन से कंपनी अच्छे कैश जनरेट कर रही है, स्पेशली लास्ट के 2 सालों से। तो प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर से आप TBO टेक को भी स्टडी कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस इकोनॉमी में आप खुद से भी नई थीम्स ऐड कर सकते हैं। आप ऐसी थीम्स को ऐड करें यहाँ पर ग्रोथ आना जस्ट स्टार्ट ही हुआ हो। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।